तो हम लोग सेकंड चैप्टर की ओर चलते हैं जिसका नाम है मृदा तथा फसलें, सॉइल और क्रॉप। इसमें हम लोग जानेंगे कि मृदा क्या है और कौन कौन से फसलों में कौन कौन सी मृदा अच्छी होती है फसलों के लिए। तो सबसे पहले मृदा जान लेते हैं कि मृदा भूपपड़ी की सबसे ऊपरी परत होती है। जो हमारे यहाँ पृथ्वी के ऊपर जो सबसे ऊपरी परत होती है वहाँ पे क्या होती है, मृदा होती है। और जो समस्त वनस्पति उगाती वनस्पति मतलब पेड़ पौधे जितना भी हम लोग अनाज और सारी चीज़ें उगती हैं वो किससे, वनस्पति से ही तो पाई जाती हैं, तो वो उसके बारे में है। फिर हम लोग चलते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ। प्रारंभ में पृथ्वी की ऊपरी सतह चट्टानों की मोटी परतों से बनी थी। सौर ऊर्जा से ये परतें गर्म तथा वर्षा से ठंडी होती रही। निरंतर गर्म और ठंडी होने की प्रक्रिया के बाद हमारा क्या, मृदा का निर्माण हुआ। ठीक है। खनिजीकृत खनिज आसानी से टुकड़े टुकड़े से हो जाते हैं। ये लघु कण बहते जल एवं वायु द्वारा इधर उधर फैल जाते हैं और कभी कभी पेड़ों की जड़ें और चट्टानों की दरारों में फैलने के कारण चट्टानें क्या होती हैं, टूटी होती हैं। तो चट्टानें टूटती तभी तो जाती तो सतह पे ही है ना, मृदा पे ही जाती है, तो वो क्या होती है, मृदा का निर्माण होता है। फिर वायु तरंगे, हिम नदी एवं वर्षा आदि प्राकृतिक कारकों से चट्टानों का टूटना चट्टानों का अपक्षयन कहलाता है। ठीक है। जो हवा तरंगे और वर्षा से जो चट्टानें कटती हैं वो क्या करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, चट्टानों का अपक्षयन कहलाती हैं। आगे हम लोग चलते हैं, मेन जान लिए कि मृदा क्या होता है। ठीक है। जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसकी ओर चलते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मृदा का संयोजन क्या होता है। मृदा में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तीन चीज़ें पाई जाती है, खनिज पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक, तीनों से मिल करके हमारा मृदा का संयोजन होता है। तो अब जान लेते हैं खनिज कण क्या होते हैं। मृदा मुख्य रूप से तीन प्रकार के कणों से बनी होती है, रेत, कंकड़ और मृत्तिका। मृत्तिका क्या होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है उसको मृत्तिका कहा जाता है। दूसरा हमारा अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन के नाइट्राइट्स, फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट और अन्य लवण क्या होते हैं, मृदा के अवयव होते हैं। ये किस में आएंगे, अकार्बनिक पदार्थ में आएंगे। ये सारी चीज़ें हमारी मृदा में क्या होती हैं, मिल के बनी होती है, मृदा में हमारे पाई जाती हैं। फिर हम लोग कार्बनिक पदार्थ की ओर चलते हैं जिसको ह्यूमरस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमस। इसका क्या है, जंतु एवं वनस्पतियों की विभिन्न क्रियाओं द्वारा अनेक नष्ट मृत्यु होने से उनके अबुडेंस, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कोई एनिमल मर जाता है या पेड़ पौधे सड़ जाते हैं तो वहीं मृदा में गिर जाते हैं जब, तो वो धीमे धीमे क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। जो हमारे डिकम्पोजर होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो उस एनिमल को धीमे धीमे विलुप्त करके क्या मृदा में ही तो मिल जाते हैं। तो वो मृदा में मिलती हैं, तो वही जो मिल रही हैं वो सड़ने गलने के बाद हमारी वनस्पति और जंतु से वही उन्हीं से क्या है, कार्बनिक पदार्थ बनता है। ठीक है। तो इतना हमने जान लिया कि मृदा के संयोजन में क्या, खनिज का, कार्बनिक और अकार्बनिक। सजीव प्राणी का भी कुछ रोल है, वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। चूहे मृदा खोद कर छेद करते हैं, तभी तो किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, केंचुओं को कहा जाता है, क्योंकि केंचुए क्या करते हैं, मिट्टी में रह करके अंदर अंदर छेद करते रहते हैं, जिसकी मिट्टी हमारी क्या होती है, भुरभुरी हो जाती है और वो भूमि मतलब फसलों के लिए क्या हो जाती है, काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। तो इस तरह से सजीव प्राणी में एक हमारा ये जो केंचुआ है ये भी काफ़ी हद तक मृदा को उपजाऊ बनाने में क्या है, सहायक है। आगे चलते हैं कि मृदा की बनावट कैसी होती है। तो मृदा के कंकड़ होते हैं, कंकड़ के कण, रेतीले कण और मृत्तिका, तीन तरह के होते हैं। कंकड़ के कणों का साइज क्या होता है, 2.0 से 5.0 mm होता है। रेतीले कण 2.2 से 2.2 ml होता है, 0 से 2.2 तक होता है। ठीक है। और मृत्तिका का साइज क्या होता है, 0.2 mm से भी कम होता है। तो कभी कभी ये कण के साइज भी पूछ लेते हैं कि मृदा के जो कण होते हैं, कंकड़ का कण क्या होता है, रेतीले कण का क्या होता है और मृत्तिका कण क्या होती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग अब चलते हैं कि मृदा के प्रकार कितने होते हैं। तो जानते हो रंग, बनावट और अवयवों के आधार पर भारत में पाई जाने वाली मृदा 6 प्रकार की होती है। काली मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा और रेतीली मृदा। लाल मृदा क्या होती है, इसमें आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं। लाल मृदा में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, ये होता है आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला। आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं जिसमें खाद एवं उर्वरक डालकर उपजाऊ बना सकते हैं। रंग लाल किस लिए होता है, क्योंकि भाई जहाँ भी आयरन होगा वहाँ ही रंग लाल होगा। हम जब ग्रह पढ़ रहे थे वहाँ भी बताए थे। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा कम है, किंतु पोटास प्रचुर मात्रा में होता है। अगर पूछे कि लाल मृदा में किसकी मात्रा होती है कम, तो हम लोग बताएंगे चूना, मैग्नीशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, किंतु पोटास प्रचुर मात्रा में होता है। काली मृदा में क्या होता है, अनेक प्रकार के खनिज विशेषता आयरन एवं मैग्नीशियम के यौगिक पाए जाते हैं। काली मृदा में क्या पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है और
मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ठीक है, यह मृदा बेसाल्टिक चट्टानों से बनी है। ये भी पूछ लेता है कि काली मृदा किन चट्टानों से बनी है, तो बेसाल्टिक चट्टानों से बनी है। फिर हम लोग का थर्ड पॉइंट है जलोढ़ मृदा क्या होती है, जिसे एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। यह मृदा पर्वतों से नदियों तक बहा करके लाई जाती है। जैसे कि पहाड़ों से जब नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ कंकड़ पत्थर मृदा सब तो बहा करके लाती हैं, तो उनके साथ जो बह करके मृदा आती है उसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा, और किनारे पर खादयुक्त मृदा के जमने से बनती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा हाँ मृत्तिका रेतीली तथा खाद युक्त कणों के जमने से बनता है, और जलोढ़ मृदा को सामान्यतः खादर भी कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जब जलोढ़ मृदा की बात हो या खादर मृदा की बात हो तो दोनों का यही नाम होता है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं रेतीली मृदा क्या होती है। डेजर्ट सॉइल मृदा के नाम के अनुसार रेतीली मृदा राजस्थान और गुजरात के मरुस्थल क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार बलुई, छिद्रिल और इसमें घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक होती है। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट है पर्वतीय मृदा। ठीक है, जो पहाड़ी मिट्टी जैसे जम्मू कश्मीर और सिक्किम में जो मृदा पाई जाती है वो पहाड़ी मिट्टी होती है। लाल दानेदार मिट्टी ये होती है लैटराइट सॉइल भी कहते हैं। इस प्रकार की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर, इस प्रकार की जो मृदा होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, भोजन, बोझा ढोने आदि के कार्यों में भी इसका उपयोग इस पशु में। फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है मृदा का प्रयोग। तो आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा प्रयोग तो मृदा का किस में है, कृषि में है, बिल्डिंग में है, और मिट्टी के जो बर्तन हम लोग बनवा मतलब लेके आते हैं, गमले हैं, मटकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, चिड़िया का रखने के लिए जो खाने के लिए लाते हैं वो बर्तन हैं, तो ये सब है। औषधियाँ भी मृदा का प्रयोग में एंटीबायोटिक दवाओं के रूप में भी किया जाता है। मिट्टी द्वारा बनाई गई दवाओं में त्वचा, मलहम, ये तपेदिक औषधियाँ, ये सब जो होती हैं इसमें भी मृदा का यूज़ होता है। सौंदर्य उत्पादन जो ब्यूटी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मृदा का प्रयोग किया जाता है। तो ये 5 पॉइंट हम लोगों ने जान लिए मृदा के उपयोग। आगे चलते हैं हम लोग। अब मेन तो हम लोग यही तब से पढ़ रहे हैं मृदा का, तो मेन रोल क्या है, फसलें। तो फसलों के लिए मृदा का प्रयोग किया जाता है। फसलों की बुआई ही नहीं हो पाएगी अगर मृदा नहीं है तो भारत में विभिन्न फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और भारत में प्रमुख फसलों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो उन 4 श्रेणियों को जान लेते हैं। अनाज, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा और दलहन। नकदी फसल में क्या आएंगी, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू और तिलहन। बागान फसल में चाय, कॉफ़ी, नारियल और रबड़। और बागानी फसल में फल और सब्जियां आती हैं। ठीक है, तो इन 4 श्रेणियों में हमारे भारत में इनको फसलों को बांटा गया है। अनाज में चावल, गेहूं, नकदी और हाँ बागान और बागानी फसलें। ठीक है, आगे चलते हैं। फसल चक्र क्या होती है, जो जिस प्रोसेस से फसलों की बुआई की जाती है, मतलब कि फसल बोना, फिर उसको सिंचाई करना, फिर वृद्धि होती है, फिर उसको उपजाऊ बनाने के लिए उसमें बुड़ाई उड़ाई जो करते हैं वो, फिर कटाई करते हैं, फिर उसका कलेक्शन करते हैं, फिर उसके दूसरी भूमि के लिए जो फिर से प्रिपेयर करते हैं ज़मीन। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, फसल चक्र का। ये हमारी बुक जो है इसमें आप लोग देख लीजिए डायग्राम में, और बाकी डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये आगे चलते हैं हम लोग। कुछ 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं कि फसल चक्र का सिद्धांत क्या है। अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद वाली फसलों का उत्पादन। आप लोगों ने देखा है कि कोई फसल बोते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब इसके बाद ये फसल बोएंगे तो हमारी भूमि क्या हो जाएगी, उपजाऊ ज़्यादा हो जाएगी। कि उसका रीज़न क्या है कि पहले जो हमने बोई थी उसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत थी, लेकिन दोबारा जब बोएंगे तो उसमें कम खाद की ज़रूरत। तो ये नियम, कुछ सिद्धांत होते हैं फसल चक्र के लिए। फिर अधिक पानी चाहने वाली फसलों की जगह कम पानी, मतलब कि अल्टरनेट करते हैं। पहले जिसमें ज़्यादा चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग कम के लिए कम यूज़ वाली चीज़ फसलों का हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन करवाने के लिए बोते हैं। ठीक है, अधिक निराई गुड़ाई की जिसकी ज़रूरत थी, अब हम नेक्स्ट फसल ऐसी लगाएंगे उसी खेत में कि जिसमें कम आवश्यकता हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं। मृदा की उर्वरता बढ़ती है फसल चक्र की वजह से, ज़मीन अच्छी हो जाती है, पीएच लेवल, क्षारता उसकी बढ़ जाती है। तो ये कुछ 7-8 पॉइंट दिए हैं जिसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। फसलों का वर्गीकरण, ये सब इम्पॉर्टेंट है तो इसको हम थोड़ा सा टॉपिक वाइज बता देते हैं कि भारतीय फसलों को निम्न प्रकार से विभाजित किया। उत्पादन के आधार पर सबसे पहले रबी की फसलें, फिर खरीफ की फसलें, जायद की फसलें। ठीक है, उत्पादन के अनुसार फसलों का वर्गीकरण जो होगा, उत्पादन के आधार पर अगर हम देखेंगे तो इनकी 3 टाइप होती है, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल में कब बोई जाती है, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक की रबी की फसलें बोई जाती है, जिसमें गेहूँ, जौ, मक्का, चना,
चना, सरसों, मेथी, राई, ये सब, गोल और जीरा आदि शामिल है। ठीक है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून से जुलाई में बोई जाती है, जिनमें क्या आता है? मक्का, जूट, मूंग, मोठ, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, राबी, लोबिया, चावला, ये सब आता है। फिर जायद की फसल कब बोई जाती है? मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में जायद की फसल बोई जाती है, जिसमें क्या आता है? मक्का, खरबूज, तरबूज, अरबी, ककड़ी, भिंडी आदि। ठीक है। ये तो हमारा हो गया उत्पादन के अनुसार। अब उपयोग के अनुसार देख लेते हैं फसलों का वर्गीकरण। खाद्य फसलें कौन सी होती हैं? वे फसलें जिनका उत्पादन मुख्यतः भोजन के लिए किया जाता है, जैसे गेहूं, चावल, दाल, ये सब क्या है? ये खाद्य फसलें होंगी। जैसे चावल, गेहूं, दालें, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है? डेली खाने के लिए हम लोगों को भी तो एक भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में तो मेन दाल, चावल और गेहूँ ये सब शामिल होते हैं ना। तो ये क्या हो गई? खाद्य फसलें हो गई। नकदी फसलें कौन सी होती हैं? उसके बारे में जान लेते हैं। जो कैश और कॉमर्शियल क्रॉप होती है, इन फसलों के लिए उत्पादन का मुख्य उद्देश्य उन्हें बेचकर धन प्राप्त करना होता है। नकदी, नाम से ही पता चलता है, नकदी फसल मतलब कि नगद पैसा चाहिए। तो उसके लिए उनको बेच करके जिन फसलों को हमें पैसा प्राप्त होता है उनको नकदी फसल, जिसमें क्या आती हैं? कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। ठीक है। रेशे वाली फसलें कौन सी होती? कपास, जूट, मेस्टा, जिनसे कपड़े वपड़े के लिए प्रयोग करते हैं वो रेशे वाली। फिर बागान वाली कौन सी होती? चाय, कॉफ़ी, नारियल, सुपारी, काजू और रबर। ये क्या हो गई? हमारी बागान फसलें हो गई। शर्करा वाली गन्ना और चुकंदर हो गई। तिलहन की फसलें कौन सी? मूंगफली, सरसों, तिल, जिनसे तेल प्राप्त हो रहा है उनको क्या कहेंगे? तिलहन फसलें कहेंगे। और अलसी, अरंडी और सूरजमुखी। उद्दीपक फसलें कौन सी होती है? जिसको नारकोटिक भी बोलते हैं, तंबाकू, अफीम आदि। ठीक है। बागवानी फसलें कौन सी होती? फल, सब्जियां, मसाले, फूल आदि, ये सब क्या है? बागवानी फसलें। तो हम लोगों ने फसलों के टाइप जान लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कृषि पद्धतियां तथा उसके उपकरण क्या क्या हैं। फसल उत्पादन में किसान और अनेक तौर तरीके अपनाते हैं, जिन्हें कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। भाई जब किसानों को फसल का उत्पादन करना होता है तो बहुत सारी विधियों के द्वारा फिर तभी तो फसल का उत्पादन करते हैं। ऐसे तो नहीं कि बस गए और डाल दिया बीज और हो गया। उनके लिए भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि इस मौसम में ये बोना है, कब पानी लगाना है, कब गुड़ाई करनी है। तो ये सब चीज़ें क्या होती, इसी को कहते हैं कृषि पद्धतियाँ। तो ये पद्धतियाँ निम्न प्रकार की। बुआई के लिए मिट्टी की तैयारी करना, पहले खेत को गुड़ाई करी जाती है, फिर उसके बाद मिट्टी में खाद दिया जाता है, फिर बीज बोते हैं, फिर उसकी सिंचाई करते हैं। तो ये कुछ 4 पद्धतियाँ दी हुई हैं। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि बुआई के लिए मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं। ये सारा प्रोसेस दिया है कि भाई हल चलाते हैं, जुताई करते हैं, तब मिट्टी की बुआई होती है। जुताई के लाभ क्या होते हैं ये दिया हुआ है। भाई जुताई से क्या होती है? मिट्टी भुरभुरी हो जाती। तभी तो केचुआ क्या करता है? केचुआ मिट्टी में घुसे रहते हैं तो मिट्टी को क्या करते हैं? छेद छेद हो जाता है। तो जैसे मिट्टी कैसी भुरभुरी हो जाती है तो उसलिए भी उलट पलट होती है। ऊपर की मिट्टी नीचे जाती है, नीचे की ऊपर आती है, जिससे भूमि क्या होती है? उर्वरक बन जाती है। जुताई से मिट्टी हवादार बनती है। तो ये सारी चीज़ें, इनके लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जैसे कल्टीवेटर का करते हैं, हल का करते हैं, और मिट्टी का पाटन। और पाटन के लाभ क्या है? पाटन मिट्टी के बड़े ढेलों को बारीक बनाते हैं तो मिट्टी छोटी छोटी टुकड़ों में बढ़ जाती है। ठीक है। पाटन के प्रयोग किए जाने वाले उपकरण कौन कौन से हैं? ये देखिए, पाटा है, मैलेट है। इससे क्या करते हैं? मिट्टी के जो बड़े टुकड़े होते हैं वो छोटे कर दिए जाते हैं, जिससे क्या होती है? हमारी फसल को अच्छी उत्पादक होती है। फिर हम लोग होते हैं मिट्टी में खाद देना तथा प्रयुक्त उपकरण। स्प्रे पंप मार करके देखो, फसलों में कभी कभी कीट लग जाते हैं तो कीटनाशक के लिए क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं खेतों में। और उसके बाद डिब्रलर होता है ये। ठीक है। इनसे भी हम लोग कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। टैंकर चालित खाद छिड़काव भी करते हैं। इसमें खाद डाल करके खेतों में चलाते हैं तो क्या होता है? खाद का। फिर बीज बोना, उनके प्रयुक्त उपकरण ये सब हैं कि बीज बोने में कौन कौन सी मशीनों का प्रयोग है। फिर बीज बोने के लिए उपकरण। फिर सिंचाई तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर खेतों में। तभी तो जब पहले सिंचाई के साधन नहीं हुआ करते तो वर्षा पे डिपेंडेंट होते थे कि बारिश हो जाए तो हमारी खेती में पानी पड़ जाए तो हमारा फसल अच्छा होगा। कहते थे कि भाई सूखा पड़ गया इस बार इसलिए अनाज अच्छा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई सिंचाई नहीं हो पाई। लेकिन अब तो बहुत सारे आर्टिफिशियल मशीनें हैं, ट्यूबवेल है, समरसेबुल है, जिनसे कि किसान अपनी खिताई करते हैं। डैम बन गए हैं तो अब नहीं प्रॉब्लम होती है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेन गन है, सोलर पंप्स द्वारा सिंचाई की जाती है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कीटनाशक के बारे में देखते हैं। कीटनाशक का प्रयोग कब करते हैं? जब फसलों में कीड़े लग जाते हैं। भाई बहुत सारे कीड़े लग गए तो फसल पूरी खराब हो गई तो उसमें कीटनाशक का छिड़काव। हानिकारक जीवों को पीड़क कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं? पेस्ट कहते हैं। जो हमारी फसलों के हानिकारक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पीड़क कहा जाता है, पेस्ट कहा जाता है। कीट, चूहे तथा पक्षी कुछ सामान्य पीड़क हैं, जिसमें कीड़े मकोड़े आते हैं, चिड़िया आती हैं और चूहे भी आते हैं। ठीक है।
इनके लिए छिड़काव किया जाता है कीटनाशक का। कीटनाशक का प्रयोग चूहानाशी हो सकता है, जिसमें जिंक फॉस्फाइट और वारफीन होता है कीटनाशक। चूहे के लिए प्रयोग होते हैं, पूरी पूरी फसल खराब कर देते हैं जिस खेतों में चूहों का डेरा पड़ जाता है। संगठित पीड़क प्रबंधक और गैमेक्सीन, ये सब क्या हैं कि कीटनाशक हैं। पर्यावरण पे कीटनाशकों के दुष्प्रभाव भी होते हैं। भाई फसल तो बच जाती है, लेकिन हमारी जो ज़मीन है या पर्यावरण जहाँ पे वो डाला जा रहा है उसकी वजह से क्या होती है, मिट्टी खराब हो जाती है, तो उसमें हानिकारक हैं। फिर मृदा अपरदन व संरक्षण क्या होता है। मृदा कभी कभी स्थिर नहीं रहती, बल्कि विभिन्न प्राकृतिक कारकों के कारण या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचती रहती है। मृदा की ऊपरी या अन्य परत का हटाना मृदा का कटाव है। जब जैसे बारिश होती है तो देखते हैं मिट्टी कटने लगती है, कट करके क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वही क्या कहलाता है, मृदा का कटाव या अपरदन कहलाता है। ठीक है। फिर मृदा के अपरदन के कारण क्या, अत्यधिक चराई, जब बहुत ज़्यादा का चराई की जाती है पशुओं द्वारा, तब भी क्या होता है, वनस्पति नष्ट हो जाती है। वनों में आग लगना भी एक मृदा अपरदन का कारण है। फिर कृषि के गलत तरीके, जब गलत तरीके से कृषि की जाती है जिसमें पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा जा रहा, वो भी क्या है, मृदा अपरदन है। मानव के द्वारा पशुओं को चराना, खुदाई ढलाई, इमारतों का निर्माण, वृक्षों की कटाई, ये सब क्या है, मृदा अपरदन के कारण है। रोकने का उपाय क्या है, अभियांत्रिकी उपाय। भूमि को समतल बनाने के लिए जल के वेग को कम किया जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पीड से जल ना डाला जाए कि भूमि खराब हो, या हम अधिक लंबाई वाले ढालू क्षेत्रों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर कम करके ढलान वाले खेत बना सकते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा फील्ड है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो उससे भी हमारा क्या होगा, मृदा का अपरदन रुक सकता है। छोटे बांध बना करके जल को रोका जा सकता है, थोड़े थोड़े बीच बीच में बांध बना देंगे तो हमारा जल का अपरदन, मिट्टी का अपरदन कम हो जाएगा। शल्य विज्ञान चिकित्सा के अनुसार अधिक पशुचारण पर रोक लगाएं, मतलब बहुत ज़्यादा पशुओं को फील्ड में छोड़ देंगे वो उस पर कम करें, और प्रतिकूल जुताई करें। मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए दाल वाली फसलें उगाई जाएं, क्योंकि दाल वाली जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों में लेग्यूम पाया जाता है जो कि मृदा के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए दाल वाली फसलें उगाने से भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। फिर इसके बाद वानिकी संबंधी उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। मृदा का संरक्षण कैसे किया जाता है, मिट्टी का कटाव रोकने के लिए अत्यधिक वृक्षारोपण किया जाए, पर्वतीय ढालों पर कृषि हेतु कंटूर पद्धति का उपयोग किया जाए, कंटूर पद्धति का उपयोग किया जा सकता है, और वृक्षारोपण किया जा सकता है, और स्थायी कृषि में बदलाव किया जा सकता है, रासायनिक खादों को रोक करके भी किया जा सकता है, कीटनाशकों का प्रयोग कम किया जाए। इन सब कुछ मेथड्स हैं जिनको उपयोग करके हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ठीक है। ये छोटा सा सारांश दिया गया है जिसमें हम पूरे चैप्टर की समरी है, तो इसको भी आप लोग 1-2-4 पॉइंट है, मृदा 6 प्रकार के होते हैं, जो मैंने ऊपर पढ़ा है उसी की समरी है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। तो हम लोग फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर 3, जिसका नाम है कार्य व ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। तो आप सभी को पता है कि कार्य हमारी दिनचर्या है, डेली हमें कार्य करना होता है, और कार्य करने के लिए जरूरत किसकी है, एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो आप कार्य कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है। विभिन्न उपायों द्वारा ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस परिवर्तन में ऊर्जा की मात्रा सर्वदा एक ही रहती है, उसमें कमी नहीं होती। इसे ऊर्जा अविनाशिता सिद्धांत कहते हैं। मतलब कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगी जरूर, लेकिन उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आई। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी भौतिक ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो क्या होता है, उसमें एनर्जी नहीं कम होती, एनर्जी का वही होता है, बस उसमें परिवर्तन होता है। तो इस सिद्धांत को क्या कहा गया, ऊर्जा अविनाशिता सिद्धांत कहा गया। ठीक है। किसी वस्तु के कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब तक ऊर्जा नहीं होगी हम कार्य नहीं कर पाएंगे। 1 किलोग्राम भार को 1 मीटर ऊंचा उठाते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक विशेष मात्रा में कार्य करना पड़ता है। अगर हम नीचे से कोई भी चीज को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को लग रहा है, और हम भार को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो अपोजिट में लग रहा है ना फोर्स, तो ये फोर्स लग रहा है, तो वो उसी को कह रहा है कि कार्य करना पड़ता है। तो वो जो कार्य करना पड़ रहा है उसमें क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है ना। बस उसी की बात करें कि किसी भी कार्य करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है।
सामान्य भाषा व दैनिक जीवन में कार्य की बात करते हैं तो भौतिक में कार्य की परिभाषा देखते हैं तो हम दोनों में काफी भिन्नता पाते हैं। भौतिक में कार्य का होना तभी कहा जाता है जब बल लगाने पर बल की दिशा के विस्थापन होता है, बल की जो दिशा होती है उसी में विस्थापन होता है, उसको भौतिक में कार्य करें। यदि बल लगाने पर बल की दिशा के विस्थापन शून्य होता है तो कहा जाता है कि कोई कार्य नहीं हुआ। अगर विस्थापन हमारा शून्य हो जाता है तो इसका मतलब कि कोई कार्य नहीं हुआ, अगर विस्थापन 0 होता है तो, ठीक है। अगर उसके विपरीत दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन होता है तो कार्य हुआ है, अगर बल की दिशा में विपरीत दिशा में विस्थापन हुआ है तो मतलब कि दोनों अपोजिट 0 हुआ है तो कार्य नहीं हुआ है। साधारण भाषा में कार्य का अर्थ प्राय किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्रिया है। भौतिक में कार्य तब किया जाता है जब बल गति उत्पन्न करता है, जब जिस पे फोर्स लगा है उस पे कोई गति हो रही है, वो भौतिक की डेफिनेशन है। लेकिन सामान्य भाषा में जो हम कार्य करते हैं, चाहे वो शारीरिक कार्य हो, चाहे मेंटली काम, मानसिकता से भी तो जो कार्य करते हैं उसमें भी तो एनर्जी लगती है, तो वो होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये एक फिगर है, देखो। अब ये घोड़ा है, ये घोड़े को घोड़ा है और पीछे ये गाड़ी बंधी हुई है, तो ये घोड़ा कैसे जब ये घोड़ा चलेगा इसी के साथ ये भी तो चलेगी। अगर ये घोड़ा कार्य नहीं करेगा, इसमें गति नहीं होगी तो क्या ये बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो इसके कार्य करने से इसमें विस्थापन हो रहा है, यही कार्य होता है, ठीक है। इसकी एनर्जी लग रही है, ये कार्य कर रहा हो और ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये कार्य कहलाता है। किसी पिंड के ऊपर बल के द्वारा किया गया कार्य दो कारकों पर निर्भर करता है, बल का परिणाम और दूरी जिसे पिंड तय करती है। पिंड मतलब कि जो ये बल की दिशा में जो दूरी, डिस्टेंस तय कर रहा है वो, और जो उस पर मैग्नीट्यूड लग रहा है, बल का परिणाम हो रहा है वो, ठीक है। ये दो बल के ऊपर किया जाता है, तब जाकर के हमारा कार्य पूरा होगा। कार्य की आवश्यकता क्यों है? मनुष्य के रोजमर्रा के काम करने के लिए कार्य की आवश्यकता है। कार्य नहीं, एनर्जी नहीं होगी तो कार्य नहीं कर पाएंगे, कार्य नहीं करेंगे तो मनुष्य की दिनचर्या का कैसे पूरी होगी? हम बिना, आप कभी कोई दिन ऐसा जाता होगा कि कार्य नहीं करते हैं? कोई भी, आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी डेली की एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो भी तो एक कार्य ही है। जरूरी नहीं कि हम झाड़ू लगा रहे हैं या अपना फाइल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो ही कार्य है। हमारी जो दिनचर्या है, डेली सुबह उठने के बाद से रात तक सोने तक की जो दिनचर्या, वो भी तो कार्य ही है। तो इन सब के लिए कार्य की आवश्यकता है। किए जा रहे काम का संख्यात्मक विवरण प्राप्त करने के लिए कार्य की आवश्यकता होती है। बल के किसी कारण किसी वस्तु पर विस्थापन प्राप्त करने के लिए भी कार्य की आवश्यकता होती है। किस कार्य की आवश्यकता तब भी होती है जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित किया जाए, मतलब किसी वस्तु पे फोर्स लगा रहे हैं, तब भी तो कार्य की आवश्यकता है। आगे चलते हैं हम लोग। कार्य का मापन। किसी पिंड को गति प्रदान करने के लिए किया गया कार्य पिंड के ऊपर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में पिंड द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़े। किसी पिंड पर, ये पिंड है, को गति प्रदान करने के लिए, अब इसको फोर्स लगाने के लिए इस पे जो बल कार्य किया जाएगा, मतलब इस पे जो काम करेंगे हम, मतलब इसको ढकेलने के करने के लिए पिंड के ऊपर लगाए, अब इस पे बल लगाया जाएगा, फोर्स लगाया जाएगा। बल तथा बल की दिशा के पिंड द्वारा चली गई दूरी, अब इस पे जो फोर्स लगाया ये और इसके बीच में जो चली गई दूरी है, इसके गुणनफल के बराबर क्या होता है? कार्य का मापन होता है। कार्य पर परिचर्चा में हम चाहे दूरी शब्द का उपयोग करें या विस्थापन शब्द का उपयोग करें, दोनों समान है। अगर हम दूरी की बात करें या विस्थापन की बात करें, दोनों ही क्या होगा? समान होगा। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे दूरी या विस्थापन, मतलब डिस्टेंस जो कवर की गई उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है W इज इक्वल टू F इंटू एस। F क्या है? बल है। S क्या है? विस्थापन, चली गई दूरी। S क्या होता है? चली गई दूरी। और W क्या है? इस पे जो कार्य लगा, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए हमें F और S दोनों की आवश्यकता होगी, मतलब कि फोर्स भी लगाना पड़ेगा और उसके पिंड के द्वारा विस्थापन भी होना होगा, तब जाके हमारा कोई एक कार्य पूर्ण होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। एक छोटा सा इमेज दिया हुआ है, देख लीजिए। ये है हमारा पिंड है, ये फोर्स लग रहा है और ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसके बीच की ये डिस्टेंस, ये विस्थापन हुआ। इस इतना जब हुआ तो ये हमारा कण पूर्ण हुआ। जब बल किसी पिंड को अपनी और निजी दिशा में पूरी करता है तो ये W इज इक्वल टू F इंटू एस, ठीक है। इतना जान लिया हम लोगों ने। फिर किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उस पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। F इज इक्वल टू mg,
ठीक है। mg मास है और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण जो लगता है वो है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। किसी पिंड पर F बल लगाने से पिंड में बल की दिशा में जो विस्थापन होता है, अभी तक तो हम सिर्फ विस्थापन जान रहे थे, अब जो जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसको डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एस। ये क्या है, बल जो जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उस दिशा की बात कर रहा है, तो ये हो गया W इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एस। यदि एफ पिंड के विस्थापन की दिशा में होकर उससे थीटा कोण बनाता है, मतलब कि कोई एंगल बन रहा है, तो किया गया कार्य क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। उस पर बल वर्क कितना हो गया, 0 हो गया जब कोई एंगल बना लेगा, ठीक है। वो फिगर जो दिखाया था उसमें है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम लोग कार्य का मात्रक जान लेते हैं। कार्य को बल और दूरी का गुणनफल कहते हैं। बल का मात्रक हमेशा क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और मीटर और दूरी का मात्रक क्या होता है, कभी भी हम लोग जब दूरी नापते हैं तो हम कहते हैं कि इतने मीटर की दूरी तय करें हैं, ठीक है। अब जब फोर्स लगता है तो कहते हैं इतना न्यूटन फोर्स लगा है, ठीक है। तो एसआई पद्धति में कार्य के मात्रक को क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। कार्य के मात्रक को क्या कहेंगे, जूल भी कहेंगे, जिसकी परिभाषा जब 1 न्यूटन का बल, जब 1 न्यूटन का बल मतलब कि फोर्स किसी पिंड को अपनी निजी दिशा में चलाता है, उसकी खुद की कोई दिशा है उसमें चला रहा है, तो उस पर कितना कार्य होगा, 1 जूल का कार्य होगा। जब कोई बल लग रहा है तो देखो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 मीटर चलेगा और उस पर 1 न्यूटन फोर्स होगा, तो ये क्या होगा, 1 जूल के बराबर होगा, ठीक है। ये सब यूनिट्स और ये फॉर्मूले ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ। सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। अगर एसआई पद्धति में मात्रक पूछेगा तो जूल बताएंगे, सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछेगा तो अर्ग बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। जूल तथा अर्ग में संबंध। अब हम लोग कार्य के प्रकार जान लेते हैं। कार्य 2 तरह के होते हैं, धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य। धनात्मक कार्य क्या होता है, यदि बल तथा विस्थापन की दिशा एक समान हो, मतलब कि फोर्स भी इधर ही लग रहा है, हाँ फोर्स भी इधर ही लग रहा है और विस्थापन भी इधर ही करना है, तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है ना भाई, इधर ही एक ही दिशा में दोनों काम चीजें हो रही हैं। फोर्स भी हम इधर ही लगा रहे हैं और हमारा कार्य भी इधर ही होगा, विस्थापन भी भाई जब फोर्स लगाएंगे तो उसी डायरेक्शन में तो विस्थापन होगा, तो ये क्या होता है, धनात्मक। जैसे रेल की पटरी पे इंजन द्वारा रेलगाड़ी को, जब आगे इंजन होती है, इंजन आगे बढ़ रही है, पीछे से डिब्बे भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो इनका दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक हो गया। अब ऋणात्मक क्या होता है कि जो हमारा यदि बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो, फोर्स हम इधर लगा रहे हैं और विस्थापन दूसरी तरफ, जैसे कभी किसी को खींचने की कोशिश करें, आप किसी को खींच रहे हैं, वो आगे की ओर बढ़ रहा है, तो आपका विस्थापन क्या है, दूसरी तरफ लग रहा है और आपका फोर्स अपनी तरफ लग रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या होगा, ऋणात्मक कार्य हो जाएगा, मतलब कि निगेटिव वर्क हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आई होप। आगे चलते हैं हम लोग। ये एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है, देखो फोर्स इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, तो एंगल क्या बन गया, थीटा डिग्री का एंगल। दोलन कर रहे हैं, किसी दोलन को विरामावस्था में लाने के लिए वायु के प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक। जब हम कोई दोलन करते हैं तो ऐसे मूव करते हैं ना, तो उसमें विस्थापन क्या हो रहा है, चेंज होता जाता है वो, ठीक है। शून्य कार्य क्या होता है, समतल पर कोई 2 ए व बी रखे हुए, यदि पिंड में विस्थापन नहीं हो तो एस इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स 0 लगेगा। आगे चलते हैं हम लोग। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, जो हम कोई ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट कोई सामान को उठाएंगे तो गुरुत्वीय बल का फोर्स लगेगा। एनर्जी क्या होती है, किसी विभिन्न प्रयोगों द्वारा ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में परिवर्तित करने को कहा जाता है, किया जाता है। परिवर्तन की ऊर्जा की मात्रा सर्वदा एक ही रहती है, उसमें कोई कमी नहीं आती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कार्य व ऊर्जा, ठीक है। आगे चलते हैं, ऊर्जा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट। हाँ। किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। कोई जो अपने कार्य करने की, उसकी कहते हैं कि अरे उसके कार्य करने की क्षमता तो बहुत ज्यादा है, हमसे ज्यादा है, उनकी कार्य करने की क्षमता बहुत कम है। ऑफिस में एम्प्लॉय होता है तो कहते हैं उसके कार्य करने की क्षमता तो बहुत ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है, वो इतना काम कर लेता है इतने घंटों में और वो इतना ही काम कर पाता है, तो दोनों की क्षमता अलग अलग है, ठीक है। कि ये फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं
ऊर्जा की आवश्यकता क्यों? मनुष्य के दैनिक जीवन में ईंधन तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभी तक हम लोगों ने जाना था कार्य की आवश्यकता क्यों, अब एनर्जी की आवश्यकता क्यों? भाई ईंधन जलाना है, आग जलानी है, उसमें भी तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विद्युत कार्य जो जितने भी ऊर्जा होती है उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बन के यौगिक जितने भी होते हैं, जलन ऊष्मा में लकड़ी, कोयला, लिग्नाइट, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सारी क्या है? इन सबको कार्य जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर इसी तरह ऊर्जा धन के समान है व उपयोगी, क्योंकि इसमें अनेक अनेक भिन्न रूप होते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक उपकरणों का, मशीनों का प्रयोग करते हैं, सबके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाता है? सीजीए पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। दैनिक व्यवहार में एक दूसरा मात्रक उपयोग लाया जाता है, जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है। जैसे लेंथ का मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो जाएगा, और इसमें बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ये देख लिया हम लोगों ने। ये हमारा ये पूरी बुक का एक ही वीडियो में रिवीजन है, इसलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो हमारी डीएलएड की ठाकुर पब्लिकेशन के सेकंड सेम की बुक है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं बुक परचेज करके। आगे हम लोग देखते हैं ऊर्जा का मापन कैसे करते हैं। हाँ, एमकेएस पद्धति में, एसआई पद्धति में ऊर्जा का मापन जूल पद्धति में किया जाता है। इसी प्रकार सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मापन अर्ग में किया जाता है, पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। 1 वाट घंटा में कितना होता है? 3600 जूल होता है, और 1 किलोवाट घंटा में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 36,100 जूल हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊर्जा के उपयोग समस्त कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, भोजन को पचाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता थी, प्रकाश के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता, मोटर वाहनों को चलाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता, अध्ययन पढ़ाई कार्य करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता। तो हमारे दिनचर्या में ऊर्जा के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कोई कार्य। तो हमें हर कार्य के लिए, जो दिनचर्या हमारी है उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी ही। फिर आगे हम लोग चलते हैं ऊर्जा के विभिन्न प्रकार, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। जब हम धनुष से शिकार करने वाले शिकारी की डोरी को खींचते हैं अपनी तरफ और फिर छोड़ते हैं, तो इसमें भी क्या लगती है? एनर्जी लगती है, ऊर्जा लगती है, तभी तो वो फोर्सफुली जाता है शिकार के ऊपर, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा, जिसका प्रयोग प्रकाश सेलों द्वारा बिजली की धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऐसे में अणु बम भी नाभिकीय ऊर्जा होती है। अणु बम के बनाने के लिए भी तो एक नाभिकीय ऊर्जा की, हर जगह रासायनिक से लेके भौतिक तक हर जगह ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। किसी पिंड के घूमने तथा गति करने की उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब कोई पिंड है उसके घूमने के लिए, उसको गति प्रदान करने के लिए जो भी ऊर्जा लगती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। सभी प्रकार की ऊर्जाएं यदि किसी न किसी स्रोत से प्राप्त की जाती है, परंतु उनके रूप परिवर्तित होते हैं, ठीक है। हरे पौधे सोलर ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में बदल जाते हैं। जो हमारे सूर्य की तरफ से जो एनर्जी मिलती है हरे पौधों को, उसको रासायनिक में परिवर्तित करके वो क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं। तो यहाँ भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, हाँ, विद्युतीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा और आवेशीय ऊर्जा। हमने 7 टाइप्स के ऊर्जा के प्रकार देख लिए। ये इतने तरह के होते हैं, इनको डिटेल में नहीं पढ़ने के लिए बुक देखिए। हम आपको ऊपर बता देते हैं कि यांत्रिक वस्तु की अपेक्षा अस्तित्व का अनुमान हम केवल तर्क के आधार पर कर सकते हैं। वस्तु का ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क में ऊर्जा के उस रूप की भावना सबसे प्रथम उदय। इस यांत्रिक ऊर्जा को 2 रूप हैं, एक स्थितिज ऊर्जा और एक दूसरा गतिज ऊर्जा। अभी हमने बताया कि गतिज ऊर्जा क्या है? जो पिंड को गति प्रदान करता है या पिंड घूमने में जिस ऊर्जा की आवश्यकता है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा अणुओं के बीच संबंध तो मनुष्यों के बाद हुआ है, इस कारण आश्चर्य की बात। फिर यांत्रिक ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा गतिज, जिसमें स्थिति संपन्न है। हाँ, यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग क्या है? यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग गति वस्तु विशेष की स्थिति में किया जाता है। किसी गति के लिए या किसी वस्तु के लिए यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता किसी भी वस्तु को गतिशील या स्थिर करने में भी यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। चलने, उठने, बैठने, अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है ना। तो ये सारी ऊर्जा किससे? यांत्रिक ऊर्जा है हमारी। बैठने, उठने, चलने आदि के लिए यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हम आते हैं रासायनिक ऊर्जा में। दूसरा हमारा टॉपिक है रासायनिक ऊर्जा। कोयला के अणुओं को बंध ऊर्जा के रूप में रासायनिक ऊर्जा में ही संचालित पदार्थों को जलाने से आणविक बंधन टूट जाते हैं और रासायनिक ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में, रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही? उसमें ऊर्जा में, तभी तो वो जलेगा, ठीक है। जलाने के लिए जो कोयला होती है उसको जलाने में हम प्रयोग करते हैं ना, तो वो। फिर हम आते हैं ध्वनि ऊर्जा क्या होती है।
ध्वनि ऊर्जा एक रूप है जो हमारे कानों को सुनाई देती है। ध्वनि की तरंगे किसी माध्यम से उत्पन्न एक कंपनमान विकृति है जो दो बिंदुओं को सीधे संपर्क किए बिना ही ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे में, अगर कंपन नहीं होगा, वाइब्रेशंस नहीं होंगे तो हमें सुनाई कैसे देगा। तो ये ध्वनि ऊर्जा है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा के उपयोग क्या है? ध्वनि यंत्रों को बजाने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में अगर कितने सारे टेस्ट होते हैं तो उसमें भी ध्वनि मशीनों का प्रयोग किया जाता है, या हम म्यूजिक सुनते हैं, टेलीविजन देखते हैं, सब में वाइब्रेशंस होती हैं। तो ये भी क्या है, एक ध्वनि ऊर्जा का हमारा बेसिक यूज है। आगे चलते हैं हम लोग। प्रकाश, लाइट एनर्जी क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा एक ही रूप है जो हमारी दृष्टि के संवेदन का कारण है। ठीक है, जैसे कि प्रकाश, विद्युत बल्ब, सूर्य, मोमबत्ती, लैंप इत्यादि क्या है? प्रकाश ऊर्जा। इनका उपयोग क्या है? सोलर पैनल के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। देखा है आजकल तो बहुत ज्यादा सोलर पैनल का चल रहा है। सोलर पैनल जो है वो क्या है, सन की ही लाइट है और उसको चेंज कर दे रहा है किसमें? विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जा रहा है। फिर उसके बाद विद्युत उत्पादन में लाइट के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं विद्युत ऊर्जा क्या है। अभी हमने प्रकाश ऊर्जा देखा, अभी देखते हैं विद्युत ऊर्जा क्या है। विद्युत ऊर्जा एक रूप है, किसी निश्चित विद्युत द्वारा चली गई मात्रा है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित करता है। ठीक है, जैसे कि विद्युत मशीनों को चलाने के लिए, गाड़ी मोटरों को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता? विद्युत ऊर्जा की। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में है कि उससे पोल्यूशन नहीं होगा, नॉइस पोल्यूशन नहीं होगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा व्हीकल्स का यूज हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आवेशीय ऊर्जा क्या होती है? इसका उपयोग किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए किया जाता है। लोहे के टुकड़ों को सरलता से अपनी तरफ खींच सकता है। चार्जेस होते हैं ना, उनको आवेश बोलते हैं। अपनी तरफ खींच सकते हैं लोहे के टुकड़ों को क्रेन, विद्युत मोटरों, टेलीफोन, हैंडफोन इत्यादि में करते हैं। इन सभी यंत्रों में चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए चुंबक का उपयोग किया जाता है। आप लोगों को वाइब्रेशन, यांत्रिक कैसे सारे कनेक्टिविटी हो रही है, ये चार्जेस ही तो है ना। टेलीफोन के रिंगिंग के रूप में, स्पीकर्स के रूप में, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल? आवेश ऊर्जा, आवेशीय ऊर्जा जो होती है। अब हम लोग आते हैं ऊष्मीय ऊर्जा क्या है? जो हम कोई भी चीज जलाते हैं, अगर उसमें ऊष्मा नहीं, किसी को गुप्त ऊष्मा नहीं होगी तो कैसे कोई भी पदार्थ जलेगा? तो उसके लिए कि गति विज्ञान में ऊर्जा अविनाशिता सिद्धांत के प्रमाणित हो जाने के बाद इसमें दूसरे रूपों का ज्ञान न होने के कारण समझा जाता था कि स्थितियों में ऊर्जा नष्ट भी हो सकती है। जब हम किसी पिंड समुदाय में विभिन्न भागों में अपेक्षित गति हो तो घर्षण के कारण स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कम हो जाती है। स्थिति ऊर्जा की गतिज ऊर्जा कम। ऊष्मीय ऊर्जा के उपयोग भोजन पकाने के लिए, सोलर यंत्रों में, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में, चिकित्सा में, सूरज के तापमान को, पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए, इन सब में किसकी आवश्यकता हो रही? भोजन पकाने के लिए उसमें ऊर्जा की ही तो आवश्यकता हो रही है। पेड़ पौधों को अपना खाना बनाने के लिए भी तो आवश्यकता हो रही है। अब उसमें अपव्यय को रोकने का उपाय क्या है? पृथ्वी एक है जो चारों ओर से वायुमंडल भी है। पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी पर्यावरण में हुए किसी भी प्रकार के बदलाव में अवश्य ही प्रभावित होंगे। वर्तमान समय में पर्यावरण की समस्या किसी देश विशेष तक नहीं, पृथ्वी पर उपलब्ध सभी संसाधन सीमित हैं, तो इसलिए हमें बचाने की भी तो जरूरत है। कोई भी ऐसा तो नहीं कि किसी भी चीज का अंत नहीं है, तो इसलिए है ऊर्जा का अपव्यय भी तो करना है, बचाना भी तो है। कोयला, तेल आदि और फॉसिल ईंधनों की कमी हो रही है। फॉसिल्स क्या होते हैं? जो बहुत पुराने सालों में सड़े गले पदार्थों से बनके बहुत दिनों के बाद जो अब हमको मिल रहे हैं जैव पदार्थों के रूप में, अगर वो भी चीजें खत्म हो जाएंगी तो इसलिए हमें उसको बचाने की भी तो आवश्यकता है। तो रोकने का उपाय क्या है? जीवाश्म ईंधन का उपयोग केवल तभी करना चाहिए जब इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। ऊर्जा का उपयोग सामूहिक रूप से, जैसे अब हमको कहीं इंडिविजुअली लेके नहीं किसी भी ऊर्जा को प्रयोग करेगा, जैसे ज्यादा लोग हैं तो उसी एक ही एनर्जी को यूज करके कई लोग उसका यूज कर लें, या जैसे हमें कहीं जाना है तो एक ही गाड़ी का प्रयोग करें तो एक ही जगह पे ऊर्जा लगेगी तो थोड़ा सा बच जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि इस तरह से बचाया जा सकता है। कुछ है सोलर उपकरणों का प्रयोग करें, जैसे कि सोलर पैनल्स का यूज करें तो कुछ ईंधन को बचाया जा सकता है। कम ईंधन खपत वाले वाहनों का प्रयोग करें, ऐसे वाहनों का प्रयोग करें जिसमें कम ईंधन लगता है। इस तरह से भी हम ऊर्जा का अपव्यय कर सकते हैं। आगे आते हैं। हाँ, भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। अधिनियम वर्ष 2001 में ऊर्जा दक्षता BEE द्वारा निष्पादित किया गया था। ऊर्जा को
पर यूज तो बहुत किया, लेकिन अब संरक्षण करने की वजह से तो ये नियम बनाया गया था। फिर ऊर्जा संरक्षण दिवस के उद्देश्य क्या थे? यहाँ लोगों के बीच जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के, अब जैसे बहुत लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि क्या ऊर्जा संरक्षण करना चाहिए, तो उनको बताना पड़ेगा। जब एक एक्ट बनेगा, लोग गैदरिंग करेंगे, मैसेज बताएंगे एक दूसरे को, तो वो लोग जानेंगे कि हाँ भाई इसका महत्व है, तो हम कोशिश करते हैं बचाने की। जब पता नहीं होगा तो कैसे बचाएंगे? तो ये भी चीजें हैं। ऊर्जा संरक्षण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश बहुत से कार्यक्रम थे, जैसे कि विचार विमर्श, सम्मेलन, वाद विवाद, कार्यशाला, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था। ऊर्जा की खपत में कमी और कुशलता पूर्वक उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है, ये भी सब यूज है। घर पर ऊर्जा संरक्षण कैसे करें? जैसे कि आप रूम में नहीं है तो लाइट बंद कर दीजिए, फैन ऑफ कर दीजिए, इस तरह से ऊर्जा को बचाया जा सकता है। दिन के उजाले के समय अधिकतर अगर आपके लाइट आ रही है, सनलाइट मिल रही है, तो आप लाइट का प्रयोग नहीं करें, इस तरह से बचा सकते हैं। रंग के पर्दों का कलर थोड़ा सा हल्का रखेंगे तो भी एक अच्छी लाइट मिलेगी, तो इस तरह से बचा सकते हैं। और ISI मार्क वाले जो बिजली के उपकरण होते हैं उसमें ऊर्जा की खपत थोड़ी कम होती है, इस तरह से ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। कृषि में ऊर्जा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? पाइप में घुमाव या गांठ जितना कम होगा उसी की मात्रा में ऊर्जा कम होगी, है ना, कम लगेगी। पंप में अधिक कारगर तब होता है जब ऊंचाई कुएं के जल स्तर से 10 फीट अधिक ना हो, मतलब कि बहुत ज्यादा नीचे पाइप डाल करके पानी को खींचने की कोशिश ना करें, और कोशिश करें कि जल स्तर ऊंचा ही हो। दिन के समय बल्ब को बंद रखना चाहिए। इस तरह से हम कई सारे रीजन है जिससे हम लोग बचा सकते हैं। ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं ये जान लेते हैं। ऊर्जा के बेसिकली स्रोत सीमित ऊर्जा है, सीमित ऊर्जा और असीमित ऊर्जा। ऊर्जा के निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया। सीमित ऊर्जा क्या है जान लेते हैं। सीमित ऊर्जा कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस है। सीमित ऊर्जा तीन है। कोयला है जिसका सीमित है, खत्म हो रहा है। पेट्रोलियम है, ये भी सीमित है। और प्राकृतिक गैस, ये भी सीमित। कोयला तीन प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, सख्त कोयला, बिटुमिनस या नर्म कोयला, लिग्नाइट या भूरा कोयला। एंथ्रेसाइट सख्त कोयले में सबसे अधिक 90%, बिटुमिनस नम कोयले में 80% और लिग्नाइट या भूरे कोयले में 70% या पिट कोयले में 60% कार्बन होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि इसमें किसमें कितनी प्रतिशत कार्बन की मात्रा होती है। जिसमें जितना अच्छा कार्बन की मात्रा हो उतनी अच्छी जलेगी। तो इस तरह से कोयले को तीन प्रकार में बांटा गया है, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पिट कोयला। पेट्रोलियम भी हमारा क्या है, सीमित ऊर्जा में आएगा। प्राकृतिक गैस भी हमारी सीमित ऊर्जा में है, जिसको हम बता चुके हैं पहले भी, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ते रहिएगा। और फिर कृत्रिम और संपीड़ित प्राकृतिक गैसों को वैकल्पिक रूप से संश्लेषित प्राकृतिक गैस होती है, और दो तरह की होती है प्राकृतिक गैस है, संश्लेषित और संपीड़ित, जैसे कि CNG जो होती है और SNG। कार्बन मोनोऑक्साइड और वैकल्पिक प्राकृतिक गैस के बीच कड़ी है। और ये दो हमारे टाइप हो गए। जैसे कि अगर पूछ ले कि प्राकृतिक गैस की दो तरह की होती है, कौन कौन सी? संपीड़ित प्राकृतिक गैस और संपीड़ित और संश्लेषित, दो तरह की प्राकृतिक गैस होती है। आगे चलते हैं हम लोग। असीमित क्या? अभी तक तो हमने सीमित तीन पढ़े थे, पेट्रोलियम गैस और वो कोयला। अभी हम देखते हैं कि सीमित क्या, असीमित क्या है, जिसका एंड नहीं। जैसे कि पवन ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, ये सब क्या है असीमित में। सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और महासागरीय ताप, ये हमारी असीमित ऊर्जा है, ठीक है। सोलर ऊर्जा तो सभी जानते हैं, सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा मिल रही है वो सोलर ऊर्जा है। इसमें हाइड्रोजन इतना प्रतिशत, हीलियम इतना प्रतिशत होता है, ठीक है। सोलर ऊर्जा की कमियां क्या है? अनेक स्थानों पर रोशनी की कम आती है, तो वहां पे सोलर ऊर्जा कैसे मिलेगी? ये सारी चीजें। उपयोग क्या है? सोलर तकनीकी में, सोलर संचालित परिवहन में, सोलर प्रकाश में, सोलर ताप में, सोलर सेल में, सोलर कुकर में, सोलर जल ऊष्मक में, इन सब में सोलर की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। सोलर सेल क्या होते हैं? सोलर सेल भी एक जल ऊष्मक है, तो इसमें भी सोलर की आवश्यकता होगी, ठीक है। पवन ऊर्जा, बिजली बनाने के लिए पवन क्षेत्र में पवन ऊर्जा का महत्व है, ठीक है। उपयोग क्या क्या है? इसका उपयोग पुराने समय में फालदार नावों को नदियों और समुद्रों में चलाने के लिए किया था। पवन ऊर्जा का उपयोग खेलों में भी किया जाता था, ठीक है। इनकी युक्तियां क्या है? पवन चक्की और पवन पंप। देखा होगा पहले बहुत ज्यादा पवन, छोटे क्लासेस में देखते थे, फिगर बन के आता था पवन चक्की का, तो पवन चक्की है, इसमें भी यूज होता है ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा के लिए। ये एक पवन चक्की का देखिए पूरा फिगर दिया हुआ है हमारी ये बुक में, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। पवन पंप का देखिए दिया हुआ है पूरा, सब कैसे चलती है, कहाँ से जल, फिर कैसे हवा के द्वारा पंखुड़ियां चलती हैं, किस तरह से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ज्वार भाटा पर आधारित ऊर्जा भी होती है। ये ज्वार भाटा जब आते हैं तब भी ऊर्जा रिलीज होती है, तो ये भी एक ऊर्जा हमारे फिगर में दिया हुआ है, ज्वारीय ऊर्जा। फिर नाभिकीय ऊर्जा, जो कि बहुत ही ज्यादा आजकल सुनने में आता है।
अधिक भार वाले तत्वों के समस्थानिक नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार करने पर इनकी नाभिक टूटने तथा नवीन तत्वों के निर्माण के फलस्वरूप अपार ऊर्जा निष्कासित होती है, जिसे जिनका समस्थानिक भार ज्यादा होता है उन पे न्यूट्रॉन की बौछार करके उनका जब विखंडन होता है तो क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा बनती है। तो नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार की क्रियाओं से उत्पन्न होती है, एक तो विखंडन द्वारा होता है और दूसरा बता देते हैं एक संलयन द्वारा। तो जब विखंडन होता है तो टूटने से बनती है और संलयन में दो हाइड्रोजन बॉन्ड के जुड़ने से हीलियम बनता है। ये क्या है, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ठीक है, उपयोग क्या क्या है देखा, चिकित्सा के क्षेत्र में, रेडियोथेरेपी में, विद्युत उत्पादन, विस्फोटक में और नाभिकीय विकर्णन में। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे, ये चैप्टर 3 खत्म होता है। हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर।